बढ़ रहा हूं। इसमें आपको देखे होंगे कि मैं समझता हूं कि गवर्नेंस, अब हमारा चेहरा आपके ज्यादा नजदीक आ रहा होगा ना, हमने थोड़ी टेक्निक बदल दी है। पहले जो लोगो था वो डायस में था, यहाँ पे है, अब लोगो बोर्ड में दिखता है। तो हम आपके और समीप आ गए, और आजकल वैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन इतना भी दूर नहीं रहना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज दूरी रखना है, 2 गज का मतलब करीब 6 फीट दूर रहना है। तो हम लोग तो 5-5, 600 किलोमीटर दूर है, और दूरियों के मतलब फासले नहीं है। मैं गवर्नेंस को जिस तरह से कई दिनों से चल रहा है, वैसे बच्चा मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो कहीं भी ऑफलाइन हम क्लास लेने जाते हैं तो कोई कोई कहता है सर 40 घंटे में पढ़ा दीजिए, कोई कहता है 35 घंटे में पढ़ा दीजिए, लेकिन 30 से 35 घंटे में ये बढ़िया से पढ़ा दिया जाता है ऑफलाइन क्लास। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा लिखाना होता है। स्टूडेंट्स इलाहाबाद वगैरह चले जाइए तो वो मतलब उनको ठीक से लिखाना ही पड़ता है। तो अगर हम 8-9 दिन में 3-3, 4-4 घंटा करके पढ़ा देते हैं, लेकिन चूंकि आपकी क्लास शॉर्ट होती है, और एक चीज आपको बता दें कि ऑनलाइन की 3 घंटा और ऑफलाइन की 1.25 से 1.5 घंटा, यानी आधा, करीब 40 मिनट, 40% क्लास बराबर होती है। यानी अगर आप यहाँ पर 1.5 घंटा या 1.25 घंटा पढ़ के जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऑफलाइन की 3 घंटे की क्लास पढ़ के जा रहे हैं। उसके 2 कारण है। पहला कारण है कि ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरीके से लिखाया जाता है, ऑनलाइन क्लास में उतना नहीं लिखाया जाता, वो तो संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कहानियां हो जाती हैं, किस्से हो जाते हैं, चुटकुले हो जाते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में इसकी संभावना दर शून्य इसलिए रहती है क्योंकि विद्यार्थी सामने नहीं होता। क्योंकि जब स्माइलिंग फेस होते हैं ऑफलाइन में, कोई हंस रहा है, कोई इधर उधर झांक रहा है, तो मतलब पूरी क्लास का एक जो कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है, वो इसमें चूंकि नहीं होता, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए पूरा ध्यान पढ़ाने पे ही होता है। तो आप जितना पढ़ते हैं उसका दोगुना कर लीजिएगा, इतना क्लास में पढ़ते हैं। ओके, इस हिसाब से अगर 30 से 35 घंटा है, तो 20 घंटा अगर आपको इसको मिलता है पढ़ने के लिए, तो ये गवर्नेंस एकदम कंप्लीट हो जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन में। इसी तरह सारे विषयों पर, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एक्स वाई जेड कोई भी विषय होगा, ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन कम होता है ना। अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको बदलने के लिए, मटेरियल्स के लिए कैसे किया जाएगा, कैसे, ये अभी हम बड़ा पढ़ाने के पहले, पढ़ाने के बाद सब यही सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे दे पाते हैं। क्योंकि बच्चा इतना नोट कर लो तुम लोग कि जैसे जैसे टीचर पुराना हो जाता है, जैसे हम लोग पुराने होते जा रहे हैं। जब क्लास शुरू किया था तो 28-29 वर्ष की उम्र थी। अब तो 18 साल जोड़ लो, उसी में पता चल जाए कितने साल के हो गए। तो तो ये जो फ्रिक्वेंट एक एस्पेक्ट आता है ना लाइफ में, जैसे जैसे आदमी टीचर पुराना होता जाता है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट को ज्यादा देने का प्रयास करता है। क्योंकि सोचता मैं बचा के क्या करूंगा, गवर्नेंस पढ़ा दो, पॉलिटी पढ़ा दो, एथिक्स पढ़ा दो, आईआर पढ़ा दो, अच्छे से पढ़ा दो। मेरा तो ये कहना है कि मेरे स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि मैं तो ये बेटा कहता हूँ सिंपली कि अगर मेरे खराब पढ़ाने से मेरा समय बचता है तो मुझे खराब पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि समय बच जाएगा। लेकिन मैं खराब पढ़ाऊं या अच्छा पढ़ाऊं, मेरा समय उतना ही जाता है, तो क्यों ना उसमें दम डाल दिया जाए। यही बात मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ। आप जब फोन ऑन कर चुके हैं और आप बैठ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहे अच्छा पढ़ें चाहे खराब पढ़ें, आप इतना टाइम तो दे ही चुके हैं। इसलिए अच्छा ही पढ़ें। अच्छा पढ़ने से मन क्या होता है, सक्रिय रहता है, और चंचल चित्त जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तीव्रता लिए होता है। और ये सब दोनों काम आ जाता है माइंड मैनेजमेंट, यानी माइंड में जब चीजें अच्छी जाएंगी, मैनेज होगा माइंड, एग्जाम को मैनेज कर लेता है। इसलिए कल मैंने बोला था कि अभी बाद में बात करूंगा, वैसे अभी रोक देता हूँ इस बात को।
कुछ बातें 15-20 मिनट में इंडियन पॉलिटी से जुड़ी लास्ट में बात करूंगा और आप लोगों का टाइम थोड़ा मैं चेंज करूंगा। अब ये टाइमिंग को मैं बता देता हूँ कि कल से हम लोग 10 बजे मिलेंगे। हम ये टाइम को 10 बजे से, जैसे 12 बजे हम क्लास छोड़ते हैं, तो अभी 10 से 12 करेंगे इसको। कल से हम लोग 10 बजे मिलेंगे, 12 बजे तक रहेंगे। तो आप सभी लोग एक दूसरे को बता भी सकते हैं, और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं बाकायदा इसको, कि कल आपको, जैसे आप 10 बज के 25 मिनट पे आते हैं, तो कल 9 बज के 55 मिनट पे आएंगे। 10 बजे से हम क्लास शुरू कर देंगे। पहले हम 1 घंटा आपको, 1.25 घंटे जो टाइम लगता है गवर्नेंस करेंगे, उसके बाद के टाइम में हम पॉलिटी के प्रॉब्लम्स लेंगे। प्रॉब्लम इट मीन्स कि जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेप बाय सब्जेक्ट वाइज, उसका हम आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस, क्योंकि हम पीसीएस की वगैरह की बात इसलिए कम करते हैं क्योंकि पीसीएस के क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। आप एमपी पीसीएस को देखें या यूपी पीसीएस को देखें, कहीं भी चले जाएं, झारखंड चले जाएं, बिहार चले जाएं, तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो सिविल सर्विसेज का अगर स्टूडेंट का, चाहे वो पीसीएस ही क्यों ना दे रहा हो, पीसीएस आईएएस यहाँ ये मत देखिए, ये तो कोर्स है ना, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही दे रहा, अगर उसकी थिंकिंग जो है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट है, वो सिविल सर्विसेज के इर्द गिर्द होता है, तो उसकी जो प्रिपरेशन कैपेसिटी है वो कई गुना होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि आईएएस में 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, हर विकल्प पे क्वेश्चन हो 400 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 घंटे के भीतर वहां स्टूडेंट 400 क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता है। जो पीसीएस में वन लाइनर, जैसे कहा जाए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में कहाँ है, कभी आईएएस इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा। आईएएस अगर पूछेगा ना, तो पूरा पोस्टमार्टम करवा देगा, और जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो तुलनात्मक स्टडी हो जाती है। पूरे संविधान में कहीं यहाँ वहां दाएं बाएं जाना पड़ता है, तो जब आप दाएं बाएं जाते हैं तो कंप्लीटली मजबूत होते हैं, ज्यादा अच्छा अध्ययन होता है। ये हम बाद में बात करेंगे, 10-15 मिनट आज बात करेंगे, और कल से जो टाइम बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से ही बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको 10 से 12 कंप्लीटली एक क्लास मिल सके, और हम लोग जो एक मोटिव लेके चल रहे हैं वो पूरा हो। और अभी 3 मई तक का वेट हो रहा है हिस्ट्री की क्लास के लिए, कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि कुछ ऑफिसेस में चीजें पड़ी हैं, कुछ छूट उट मिल जाए तो वो ऑफिस से कुछ चीजें उठा के ले आए, ताकि आपको जहां पर हम वहां से पढ़ा सके। खैर, अभी आप मन लगा के करते रहिए, बाकी सब होता रहेगा। कल हमने गवर्नेंस में, आ रहा हूँ टॉपिक, गवर्नेंस में प्रधानमंत्री मोदी और गवर्नेंस की हमने बात कही। ओके, देखिए कल हमने बोला, जो बात हमने समझाया आपको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें हमें आपको नोट करा देना चाहिए, है ना। लेकिन पहले हम आपको थोड़ा सा लेक्चर देना चाहेंगे। लेक्चर ये देना चाहेंगे कि क्या लिटरेचर एंड गुड गवर्नेंस, साहित्य और सुशासन का कोई गहरा संबंध है। देखिए, जब भी आप बहुत अच्छी चीज कहीं से पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, या इकोनॉमिक सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, एक्स वाई जेड कोई भी सिस्टम हो, तो आपने गौर किया होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं साहित्य में जाते हैं। तो अगर सुशासन एक पब्लिक मैकेनिज्म कंसेप्ट है, कि लोक प्रवर्धित अवधारणा है, या पब्लिक एम्पावरमेंट थ्योरी है, और खुला है, पारदर्शी है, तो क्या बंद व्यवस्थाओं में, जैसे कि हमने बोला कि क्या बंद व्यवस्थाओं में गुड गवर्नेंस था। भारत 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था था, तो क्या उस बंद अर्थव्यवस्था के बीच में गुड गवर्नेंस हो सकता है ना। देखिए, एक चीज हमेशा समझ के चलिए, जब भी हम स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, किसी भी देश के प्रशासन की स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, और उस स्ट्रक्चर पर खड़े होकर हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पे खड़े होकर जब प्रोसेस करते हैं, और वो प्रोसेस अगर प्रॉपर है, उसमें करप्शन नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें राइट प्लेस एंड राइट पोजीशन वाली स्थिति है, लोक कल्याण, जिसको किसान मतलब किसी को भी, किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस से वो गुजर रहा है। क्या होता था, जब देश, जैसे पीछे जाएंगे, तो जैसे गोपनीयता अधिनियम, अभी देखे होंगे 1923 में गोपनीयता एक्ट है, जिसको संशोधित करके राइट टू इंफॉर्मेशन लाया।
अब गोपनीयता एक्ट होगा तो पारदर्शिता नहीं होगी, छुपाई जाएगी ना चीजें। गोपनीय कहते हैं ना, गोपनीय विभाग, गोपन विभाग है, तो गोपन विभाग है तो पारदर्शिता नहीं होगा। जबकि गुड गवर्नेंस में पारदर्शिता तो इसका एलिमेंट ही है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सत्ता में जाएंगे तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए गुड गवर्नेंस तो नहीं रहा होगा। क्योंकि 1923 में उन्होंने ये गोपनीयता एक्ट लिया है, तो जाहिर है वो गुड गवर्नेंस नहीं चाहते थे, गवर्नेंस था। और जैसे हमने बोला अधिक खुला, ज्यादा खुला होता है, वो भी नहीं था। सरकार और पब्लिक के बीच में खुलापन नहीं था। तो आप कह सकते हैं आजादी से पहले गुड गवर्नेंस ब्रिटिश काल में नहीं था, लेकिन क्या इंडिकेशन भी नहीं था। अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस के, तो क्या इंडिकेट भी नहीं कर रहा था क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस जमाने में राम राज्य था, नहीं था या था। हम ये कह रहे हैं कि राम राज्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या राम राज्य का संकेत भी नहीं था? तो आप साहित्य पढ़ते हैं तो जैसे हमने कहा कि जो काज तुलनात्मक बेटर हुए, जो काज तुलनात्मक बेटर हुए, समाज के प्रति संवेदनशीलता जिसमें थी, जिसमें लोक कल्याण की भावना सुदृढ़ हुई और जिससे जन केंद्रित भावना का पता चलता है, वहां गुड गवर्नेंस हो जाएगा। जैसे बाल विवाह सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक के टाइम में। तो बाल विवाह क्या था? बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, एक संवेदनशील मुद्दा था। सती प्रथा एक संवेदनशील मुद्दा था। कहीं ना कहीं सती प्रथा रुकने से और बाल विवाह रुकने से एक जन केंद्रित विचारधारा आई कि नहीं, ये स्त्रियों के साथ दोनों किस्म का न्याय। एक तरफ का बाल विवाह कर देते हैं, दूसरी तरफ अगर उसका पति मर जाए तो सती प्रथा तब है कि उसके साथ सती होना पड़ता है। तो एक प्रकार से अनजस्टिस था। तो विश्व बैंक ने क्या कहा था? विश्व बैंक ने सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक की बात, ये समाज के एक वर्ग के प्रति जबरदस्त अन्याय, तो इसके प्रति संवेदना उमड़ी, एक एक वर्ग विशेष के प्रति सत्ता केंद्रित हुई, और कहीं ना कहीं लोक कल्याण की भी बात। तो आप इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे। यानी कि ये गुड गवर्नेंस, इतने गुड गवर्नेंस से बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ गया गुड गवर्नेंस, बहुत सारी कठिनाइयां रही, लेकिन तुलनात्मक जो उस दौर में था उसके मुकाबले। इसी तरीके से 1961 का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण गुड गवर्नेंस होता है। तो अगर आप ब्रिटिश काल के साहित्य में जाएंगे तो विकेंद्रीकरण आपको गुड गवर्नेंस के तौर पर दिखता। 1961 में जो भारत परिषद अधिनियम, 1892 में आएंगे, उसके बाद के 1892 के एक्ट के बाद आएंगे बजट में, जैसे सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना सदन में, मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुलापन और पारदर्शिता का प्रभाव दिखाई देता। पूरा नहीं था बट इंडिकेट, आज की तरह तो था नहीं, इंडिकेट होता। इसी तरीके से क्रमवार, थोड़ा सा हमने जिक्र पहले भी किया होगा कि यह कहीं ना कहीं साहित्य में गुड गवर्नेंस का भाव। अब ऐसे देखें, पीछे चलते हैं दो तीन जगह, जैसे हम प्राचीन काल में चलते। प्राचीन काल में राजा अपने चार कर्तव्य को मानता था। अगर कौटिल्य का शास्त्र को पढ़ेंगे तो चार कर्तव्य हो। सबसे पहले क्या था? प्रजा की रक्षा, प्रजा की रक्षा और राज्य की रक्षा। आज क्या हो रहा है हमारे देश में? हम आतंकियों को सीमा पर ढेर करते हैं क्योंकि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते। दैट इज द गुड गवर्नेंस। ऐसे नहीं कोई भी घुस आए। जब पठानकोट में कहीं घुस के आते हैं तो देखिए कितना खून खौलता है, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस नहीं है। वो अपने देश में रहे, हम अपने देश में रहे। किसी देश पर हिंसा करना, आतंक करना और वो देश सहे, ये ठीक नहीं है। तो उसका प्रतिकार हुआ। तो रक्षा अंदर भी बाहर भी। अंदर जनता को चाहिए सुरक्षा, जैसे कोरोना वायरस से देश को चाहिए सुरक्षा, और सीमा पर
किसी की बुरी नजर ना पड़े उससे चाहिए रक्षा। तो रक्षा और सुरक्षा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जाएंगे तो राजाओं की चिंता होती थी। तो कहीं ना कहीं यह गुड गवर्नेंस का पार्ट है, इसलिए गुड गवर्नेंस का संकेत है। वृद्धि, ग्रोथ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जाएंगे तो ग्रोथ की बात वहां भी थी, ग्रोथ यहां भी। प्रजा सुखी रहे, प्रजा बेहतर रहे, जनता आत्मनिर्भर बने, युवा रोजगार पाए, ऐसी जब चिंताएं रहती हैं। अब इसमें सफलता कितनी मिली, सफलता का दर क्या है, ये मुद्दा अलग है, बट है ये जरूर। ओके, पालन पोषण, है ना, कोई भूखा ना रहे, कोई मतलब चिकित्सा से वंचित ना रहे, ये उस जमाने में भी था और आज भी है। तुलनात्मक अंतर है, मैं वहां संकेत बता रहा हूं, यहां पे तो पूरी तरह गुड गवर्नेंस का फैलाव है। और जैसे कहा जाता था कि क्षमा कर देना, माफ कर देना, जैसे राम राज्य रामायण देखे होंगे कि क्षमा जो है बड़ा शील है, राजा का कर्तव्य भी होता था, एक धर्म भी है लोगों का। तो शासक जो है बात बात में दंड दे दे, शासक छोटी छोटी घटना पर लोगों को मृत्यु दंड दे दे, नहीं, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। जैसे किम जोंग होता है, उसके यहाँ गुड गवर्नेंस सोच सकते हैं क्या? कतई नहीं है। गुड गवर्नेंस तो हमारे देश में है, उसके यहाँ तो झपकी कोई ले ले उसकी मीटिंग में तो तोप छुड़वा देता है। ऐसा ही ना, आजकल सुना वो बीमार है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, तो पता नहीं चल पाया, बट है बीमार, पता नहीं बीमार है कि ज्यादा बीमार। तो वैसे भी जिसके पास गुड गवर्नेंस नहीं है, उसके पास गुड सेहत भी नहीं रहती है। ठीक है ना, गुड गवर्नेंस में अहिंसा है, गुड गवर्नेंस में लोगों का लालन पालन है, गुड गवर्नेंस में लोगों की सुरक्षा है, गुड गवर्नेंस में मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है। गुड गवर्नेंस से आप समझ लीजिए कि संजीवनी है किसी भी देश की। अगर गुड गवर्नेंस की फीलिंग है तो संजीवनी ही है। तो अब आता है कि मतलब जो इसको वहां पे कौटिल्य में योग क्षमा लिखा हुआ, जो मैंने बोला कौटिल्य का अर्थशास्त्र में योग क्षमा लिखा है, जिसका अर्थ होता है सभी का भला सभी का हित। तो सभी का भला सभी का हित है, कोई त्रुटि हो रही, कोई गलती हो रही है तो उसको क्षमा भी करना चाहिए। ठीक है ना। कौटिल्य ने नेहरू जी ने जब प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंचायतों पे जैसे बिलीव लेवल बहुत कम था जब 2 अक्टूबर 1959 को आया, वैसे तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का परिणाम पंचायतें थी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कमेंट कहा था कि गांव के लोगों को काम करने दीजिए, गलतियां करेंगे, एक दिन वही अच्छा करेंगे, है ना। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा कुछ स्टूडेंट लापरवाह होंगे, कोई बात नहीं, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, एक दिन वही अच्छा करेंगे। और मैं सिविल सर्विसेज में मेरा अपना एक अनुमान है और अपना एक कह सकते हैं अनुभव है कि सिविल सर्वेंट कोई भी बन सकता है, कोई भी। ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर आप इस डिमांड को पूरा करते हैं, यानी डिमांड जो है उसको सप्लाई कर देते हैं, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे 45%, 43% ग्रेजुएट या हाई स्कूल इंटर वाले भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, क्योंकि वो डिमांड है, वो मार्कशीट से कोई मतलब नहीं, वो तो अब क्या पूरा कर रहे हैं। कई लोग पढ़ने में बड़े कमजोर रहे होंगे, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं, अभी क्या कर रहे हैं। तो एक कंसेप्ट आपके अंदर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, एक इन्वेंशन, एक न्यूएशन होना चाहिए, थिंकिंग अच्छी हो और प्रेजेंटेशन। बहुत लोग 22 वर्ष में, टीना डाबी का नाम सुना होगा आपने, वो जब टॉप की थी तो 22 वर्ष, 22-23 के बीच रही होगी। लेकिन आप जरा सोचिए कि ग्रेजुएट करते करते कितनी उम्र हुई होगी, कितना पढ़े होंगे। जो मैं लॉजिकली ये थोड़ा लगता है कि जो फेलियर होता है वो ज्यादा पढ़ता है। जैसे किसी के 25 साल, 26 साल, 28 साल तक सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ता जा रहा है ना। और जो सक्सेस होते हैं, जैसे जैसे टॉपर 22 साल में टॉपर, कितना पढ़े होंगे भाई। मान लो 18 साल 19 साल से भी पढ़ना शुरू किए होंगे, 20 साल से, तब भी तो 1 ही 2 साल पढ़े ना। तो इसका मतलब है कि ये पढ़ाई 1-2 साल में ठीक से पढ़ी जा सकती है।
टॉप किया जा सकता है, होना तो छोड़िए, बीच में तो बड़ा और आसान हो जाता है। टॉप करना तो बहुत बड़ी बात होगी ना। तो कुल मिला जो होगा कि किस पढ़ाई को समझना है कि डिमांड क्या है, वही सप्लाई। ठीक है? जैसे धनिया लेते समय 2000 के नोट ना दिया करिए। 10 रुपया का धनिया है और 2000 के नोट देंगे, इसका मतलब सप्लाई आप समझ नहीं रहे हैं। डिमांड क्या है उसको समझिए। डिमांड है 10 रुपया, तो 20 का नोट तो चल जाएगा, 50 भी चल जाएगा, लेकिन 100, 200, 500 ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सेस भी नहीं करना है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं बॉन्डेड रेशनैलिटी, सीमित विवेकशील। ठीक है? इसी आधार पे तर्ज पे मैंने विश्व बैंक की थोड़ी चर्चा की थी, जो कहा था फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, 1989 की जो रिपोर्ट थी। इसके बाद ही हमारे देश में काफी खुलापन आया, और उस खुलापन का फायदा ये मैं लिखा चुका हूं आपको, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस खुलापन का फायदा ये होगा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चरल चेंज है। देखो, जब भी बच्चा आप सोचोगे कि मुझे आईएएस बनना है, तो सबसे पहले किताब वगैरह लाओगे, रिसोर्सेस लाओगे, कैसे पढ़ूं, कहां पढ़ूं, ये सब चीज सोचोगे। तो ये तुम्हारे वृद्धि में काम करना शुरू कर देता, तुम्हारे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में सुधार शुरू कर देता। ऐसी जब ये चीजें आई कि हमें वो लाना है, गुड गवर्नेंस लाना है, हमें पारदर्शिता लाना, हमें विकेंद्रीकरण लाना, हमें खुलापन लाना, हमें ये लाना, फलाना लाना, ढिमका लाना, तो हम अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज करना शुरू कर दिए। 1947 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ, तो हमारी पहली जरूरत थी कि किस स्ट्रक्चर पे खड़े होकर हम काम करेंगे। जैसे साइकिल से आप अगर कोचिंग जाते हैं, तो साइकिल क्या है आपके लिए? बिना साइकिल के संभव नहीं है, कैसे जाएंगे? अभी लॉकडाउन में लोग पैदल जा रहे थे, कितने दिनों में पहुंचे अपने घर? जो लोग हजार हजार किलोमीटर के लिए निकले, और अगर पैदल जा भी रहे थे तो किस पे जा रहे थे? सड़क पे। और सड़क होती ही नहीं, तो सड़क तो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आयंगर कमेटी 1949 से लेकर अभी आज की तारीख तक जो भी सुधार के उपाय सुझाए जाते हैं, चाहे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 रहा हो, चाहे 2003 की वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट दूसरी प्रशासनिक सुधार की रही हो, आप हर जगह जाके देखें, चाहे पंचायत में सुधार की बात करें, चाहे पुलिस में सुधार की बात करें, चाहे सामान्य प्रशासन में सुधार की बात करें, चाहे राज्यपालों के बारे में भी कहें, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में भी सुधार करें, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जहां पे एजेंसी है, चाहे करप्शन को लेकर सीबीसी के बारे में बात करें, चाहे आप सीबीआई के बारे में बात करें, अगर सब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं कि हमारे यहां जो जन केंद्रित, जन की संवेदना के प्रति और जो ओपन अप्रोच है, उसका कुछ अभाव है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जहां पर ओपन बात करेंगे, जहां ट्रांसपेरेंट बात करेंगे, जहां पब्लिक ओरिएंटेड बात करेंगे, जहां सेंसिटिव बात करेंगे, सिंपल एंड सिंपल, यू आर बेटर गवर्नेंस। बेटर गवर्नेंस इज अ गुड गवर्नेंस। ठीक है? मीडिया भी जब क्वेश्चन उठाता है तो क्या होता है? मीडिया भी जो क्वेश्चन उठाता है, वो भी क्या करता है? मीडिया में जो क्वेश्चन उठाता है, वो भी कहीं ना कहीं बेटर गवर्नेंस की बात करता है। जैसे साधुओं का पालघर में हत्या होना, ये गवर्नेंस ठीक नहीं है। हल्ला गुल्ला होगा, इंक्वायरी होगी, हल्ला गुल्ला तो होना चाहिए, इंक्वायरी होगी, उसमें जांच होगी, सजा दिया जाएगा। सजा अगर नहीं देते हैं तो ये गुड गवर्नेंस नहीं, बेटर गवर्नेंस। आपको प्रूफ करना करें कि यू आर बेटर गवर्नेंस, यू आर गुड गवर्नेंस। हेडिंग डालिए, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, एलपीजी लिखिए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और सुशासन एंड गुड गवर्नेंस। इसके साथ गुड गवर्नेंस आपको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है? देखिए, हमेशा दो तीन बात को समझ के चलिएगा। वर्ल्ड बैंक को बीच में रखा करिए, सुशासन की परिभाषा बीच में रखा करिए। सुशासन की जो डेमोक्रेसी में वैल्यू है, डेमोक्रेसी अपने आप में गुड गवर्नेंस ही है।
जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर अपने आप में गुड गवर्नेंस की फील, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बिलीव किया जाता है कि सरकारें अकर्मण्य नहीं होंगी, प्रशासन अकर्मण्य नहीं होगा, प्रशासन जनता का या शासन जनता को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, क्योंकि उसी के द्वारा तो चुनी गई है, उसी के द्वारा चुनी सरकारें ही तो प्रशासन को निर्मित की हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता अधीक्षण हो, नियंत्रण हो, और कुल मिलाकर के जो दूसरे शब्दों में कहें सुपरविजन, निर्देशन, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये जनता के हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए जनता चयन करती है, जनता निगरानी रखती है और जनता बदल देती है। ये गुड गवर्नेंस में होता है और ये डेमोक्रेसी में है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में एक गुड गवर्नेंस, एक आध दो चार पॉइंट हम बता देंगे, लोकतंत्र और सुशासन, तो लिख लीजिएगा, एक टिप्पणी आएगी तो बना लीजिएगा उसमें। जैसे अभी इसके साथ जोड़ के बता रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और सुशासन, एलपीजी एंड सुशासन। एलपीजी वो खाना बनाने वाला गैस मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, कोई भी गवर्नेंस अपने वातावरण से प्रभावित। गवर्नेंस कहां से चलता है? देखो, जैसे हमने गवर्नेंस लिखा, हमारे पास स्याही नहीं है। असल बात तो ये है कि स्याही नहीं है, ठीक है। अगर हम, ये भी नहीं है, अगर हम गवर्नेंस, समझ लें, अगर हम गवर्नेंस को डिवाइड करते हैं ऐसे, तो नीड ऑफ गवर्नेंस क्या है? भाई आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, बट नीड क्या है? गवर्नेंस की डिपेंड्स ऑन इकोलॉजी। फर्स्टली क्या है? पहली बात क्या है? गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन इकोलॉजी, ठीक। गवर्नेंस पारिस्थितिकी पर निर्भर है। गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चर स्ट्रक्चर और सोसाइटी। एक तो पारिस्थितिकी पर निर्भर है, दूसरे समाज, अर्थ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों। अगर दोनों टॉर्लेट बेटर करते हैं, इनटॉलरेंस नहीं है, बेटर टॉर्लेट करते हैं, उसको सपोर्ट बेटर करते हैं। जैसे जलवायु के समय में बारिश हो, जब पानी बरसने का टाइम हो तो पानी बरसे, तो इकोलॉजी ने हमको सपोर्ट किया, इन्वायरमेंट ने हमको सपोर्ट, पारिस्थितिकी के भीतर जो भी जलवायु है, पर्यावरण है, सब ने हमको सपोर्ट किया। अब यहां पर क्या होगा? खेती बाड़ी अच्छी होगी तो जो सोशल फैक्टर है, एग्रीकल्चर फैक्टर, जो किसानों की हालत वो ठीक हो, गेहूं चावल होंगे तो उनकी स्थिति ठीक रहेगी। अब यहां पर सरकार क्या करेगी? सरकार एक मीडिएटर की भूमिका में रहेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है पब्लिक एम्पावर्ड करना, मंडी बनाएगी, एफसीआई बनाएगी, उनका गेहूं खरीदेगी, पैसा देगी, बेचेगी, ये सब उसका काम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कलेक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कलेक्शन करेगी गेहूं किसानों से और बेच देगी सार्वजनिक वितरण की दुकान से। लेकिन अगर इकोलॉजी सपोर्टिंग नहीं रहा तो जाहिर सी बात है यहां उत्पादन भी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर जो गवर्नेंस है, वो जो जो ड्यूटी है उसकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इस प्रॉब्लम के कारण क्या होगा? वो गवर्नेंस, ऐसे ही देश दुनिया में जहां पे गवर्नेंस है खराब टाइप के, ऐसे भी चल रहे हैं। लेकिन जहां पर ये सारी चीजें हैं, वहां पर हम गुड गवर्नेंस लाने में सफल। कहते सरकार बड़ी अच्छी है, देखेंगे क्रूड ऑयल का रेट गिर जाए, आजकल तो गिरा है, छोड़ दिया आज के टाइम पर, सामान्य दिनों में, आजकल तो महामारी का दिन है, सामान्य दिनों में क्रूड ऑयल का रेट कम हो पर बैरल डॉलर में, और डॉलर का रेट भी रुपए के मुकाबले में बड़ा अंतर न लिया हुआ। अब जो गवर्नेंस है उसको गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने में बड़ी आसानी हो, चीजों को गुड गवर्नेंस में तब्दील करना आसान होगा। तो इसी तरीके से बेटर चीज होती जाए, बेटर डिपेंड्स ऑन
ग्लोबल एस्पेक्ट, जैसे ये पढ़े ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल डिपेंड्स ऑन ओनली नॉट इंडिया एंड व्हाटएवर, ये पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना। और इसी तरीके से अगर हम जितने भी, जैसे हमने लिबरलाइजेशन लाए, उदारीकरण लाए, लाइसेंस में ढील दिया, जिनको लाइसेंस दिया अगर वो तरक्की उत्थान कर गए, टैक्स देंगे, लाइसेंस का पैसा देंगे, तो संचित निधि में क्या होगा, पैसा ज्यादा आएगा ना। आप आज की तारीख में जरा कल्पना कीजिए, सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया है। जीएसटी क्यों लाया है? कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस की एक अच्छी खोज थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी क्यों किया? कहीं ना कहीं एक गुड गवर्नेंस की खोज थी, नहीं मिला ना, पैसा सब बैंक में जमा हो गया, काला धन का पता नहीं चला। तो वो जितनी कवायद हुई एक गवर्नेंस बन के रह गया, गुड गवर्नेंस नहीं हुआ। 1 जुलाई 2017 को एक इकोनॉमिक चेंज जैसे कह सकते हैं, टैक्सेशन में आया, जीएसटी जिसको बोलते हैं। अब वहां से 13 लाख करोड़ रुपया एक साल में जीएसटी का कलेक्शन की बात कही गई, ठीक। और 30-32 सालों में, 30-32 महीनों में 7 बार ऐसे रहे जब 1 लाख से ऊपर जीएसटी का कलेक्शन हुआ। नहीं, 80 से 95 हजार करोड़ के बीच ये कलेक्शन था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो टारगेट नहीं मिला, 10 साढ़े 10 मुश्किल से लाख करोड़ रुपया मिला, 2-2.5 लाख करोड़ रुपया पर ईयर कलेक्शन नहीं मिला जीएसटी। तो अब ये क्यों नहीं मिला? नहीं मिला तो कोष में पैसा कम होगा ना। अब कोष में पैसा कम होगा तो पुल नहीं बन पाएगा, गरीबों की मदद नहीं हो पाएगी, गरीबों को रोशनी नहीं मिल पाएगी, गरीबों को सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, गरीबों को इलाज नहीं मिल पाएगा। तो जब हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहेगा, तो फिर ये गवर्नेंस बेटर गवर्नेंस नहीं कहलाएगा, गुड गवर्नेंस नहीं होगा। गुड गवर्नेंस तो तब होगा जब ये ना हो, लेकिन ये तब होगा जब जीएसटी 13 लाख करोड़ पे आ जाए, जब इनकम टैक्स जो सोचे आ जाए ना। नहीं आया, वो तो नहीं आया, लेकिन कोरोना आ गया, ठीक है ना। कोरोना से क्या हुआ, जितने उद्योग धंधे हैं सब बंद, सरकार की कमाई बंद, रेलगाड़ी वगैरह, प्राइवेट लोगों के कल कारखाने बंद। जो आपने 1991 उदारीकरण में लाइसेंसिंग प्रणाली लाए थे, गुड गवर्नेंस लाए थे कि गुड गवर्नेंस है, वो 28-30 सालों तक बढ़िया सा चला। और 2020 में आकर के एक बीमारी आ गई और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जहां हम ग्रोथ की बात करते थे, विकास दर की बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज सब व्यवस्थाएं धूल चाटने लगी, जमीन पे औंधे मुंह गिर गए। 13 लाख करोड़ रुपए जीएसटी, आप सोचिए अब कितना होता होगा। अरे भाई, जीएसटी तो जब आप उत्पादन करेंगे, जब बेचेंगे तो उसी में से जो जीएसटी होगा तो होगा ना। जैसे हम लोग कोचिंग चलाते हैं तो हम लोग जीएसटी देते थे, 18% कोचिंग पे जीएसटी है। अब जब हमको फीस ही नहीं मिलेगी तो हम जीएसटी कहां से देंगे? फीस पे जीएसटी है ना। जीएसटी थोड़ी तय है कि आप 1 लाख रुपये देते रहेंगे साल महीने में, वो नहीं है। आप जो फीस देते हैं उस पर जीएसटी है। तो फीस अगर 1 लाख आएगी तो 18% के हिसाब से उनका जीएसटी बनेगा। तो जब हमारे फीस रुकी तो जीएसटी रुक गई। समझ गए कि नहीं? ऐसे जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज थे सब ब्लॉक हैं, और कलेक्शन नहीं है तो टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है तो संचित निधि में पैसा नहीं, संचित निधि में पैसा नहीं है तो बेटर गवर्नेंस की जो फीलिंग थी वो नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ है, क्योंकि कोरोना वायरस में प्रायोरिटी हेल्थ है। अगर आपने हेल्थ के लिए सारे कल कारखाने बंद किए, आपने हेल्थ के लिए ट्रेनें बंद कर दी, हेल्थ के लिए पूरा देश लॉकडाउन कर दिया, तो गवर्नेंस की स्थिति में 3 बातों में एक बात आप समझ लीजिएगा, जन केंद्रित। ये क्यों किया गया? जनता के लिए। ये क्यों किया गया? दूसरी बात उसी की, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, संवेदनशील गवर्नमेंट,
क्यों किया गया? पब्लिक वेलफेयर, हमारी जिंदगी में हमारा कल्याण, हमारी सुरक्षा में हमारा कल्याण, हमारे जिंदा रहने में हमारा कल्याण। और जिंदा रहने की डिमांड देश का लॉकडाउन हो तो ये सही सप्लाई है। जिंदा रहने की डिमांड अगर देश का लॉकडाउन है तो ये सही सप्लाई है। इसलिए यहां आर्थिक घाटे से गवर्नेंस को नहीं आंक सकते, यहां सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस को आंकना चाहिए। यहां पे मायने बदलेंगे। जो चीज सामान्य परिस्थितियों का गुड गवर्नेंस था वो इन महामारी की परिस्थिति में गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन पक्ष वही रहेंगे। लेकिन पैसा नहीं आए तब भी गुड गवर्नेंस, क्योंकि रक्षा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट। और जिस संचित निधि में टैक्स के पैसे जाते थे, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, आज उस जीएसटी में पैसा जा नहीं रहा, उस संचित निधि में पैसा जा नहीं रहा, उस संचित निधि से जमा पैसा निकल रहा है। क्या समझे? आपने देखे होंगे कि गांव में अपने रिश्ते नातों में, भाई बंधुओं में देखे होंगे कि जब कोई परेशानी आती है, बीमारी आती है, कोई हॉस्पिटल में होता है और आपके पास पैसे हैं तो 4 लाख रुपए इलाज में लगा देते हैं, अपने अकाउंट से पैसा खाली कर दिए और जिंदगी बचा ली अपने भाई बंधु, पिता, माँ, मामा, कोई भी है जो आपको उस समय जैसी परिस्थिति रही, तो आप क्या कहलवाएंगे कि आपने पैसा लुटा दिया, आपने पैसा बर्बाद कर दिया, आप बड़े बेकार आदमी हैं, आपको अकल नहीं है, आप सोचते नहीं है कल क्या खाएंगे। आप ये सब कुछ नहीं किए, आपने गुड गवर्नेंस किया। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे ना कि जान है तो जहान है। हम लोग भी तो यही कहते हैं कि अगर सुरक्षित हैं तो पढ़ा लेंगे, सुरक्षित हैं तो पढ़ा रहे हैं, घर में हैं आपको पढ़ा ले रहे हैं। पहले जिंदा रहना शर्त है, बाद में शिक्षा। तो जिंदा रहने के बाद शिक्षा है, जिंदा रहने के बाद कंपटीशन है। तो सरकार ने क्या किया, जिंदा रहने का उपाय खोजा और जिंदा रहने के लिए क्या डिमांड है उसको पूरा किया, और क्या नुकसान करना है उसको ध्यान नहीं दिया, होने दो नुकसान। यही गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब हमेशा इकोनॉमिक उछाल नहीं होता। गुड गवर्नेंस का मतलब सेंसिबल होना, गुड गवर्नेंस का मतलब पब्लिक ओरिएंटेड होना, गुड गवर्नेंस का मतलब पब्लिक वेलफेयर। इसमें भी खुलापन है, ये बड़े खुले मन का है, एक्सपोज। तो ये मायने के हिसाब से है। एफडब्ल्यू रेक्स, जिसकी चर्चा कभी किया होगा, चीन का था। उसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रख करके गवर्नेंस की बात कही। कहीं गवर्नेंस दो तरफा संवाद रखता, संबंध दो तरफा, गवर्नेंस दो तरफा संबंध रखता। अगर हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही उपजाऊ है तो उसको बेटर इकोलॉजी मिलेगी। अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत उपजाऊ है तो गवर्नेंस को भी बेटर मिलेगा, और बेटर गवर्नेंस को भी करेगा, गवर्नेंस उसको बेटर करेगी। दो तरफा संवाद होता है। अभी कल आप कलेक्टर बन जाए, ईश्वर करे बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, पुलिस अफसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, और आपका विवाह हो, क्यों भाई, आप आईपीएस आईएएस बन जाए फिर आपका विवाह, जिनका हो चुका उनके लिए नहीं ये बात लागू है, जिनका नहीं हुआ है, लड़का हो लड़की XYZ, तो क्या होगा कि आपका विवाह किससे होगा? माना आप आईएएस ऑफिसर हैं, किससे विवाह करेंगे? संभव है कि आप अपने बराबर का जैसा लोग देखते हैं रिश्ता नाता वही करेंगे। चलो एक आईएएस की एक आईएएस से शादी होगी ना। अब आप जरा सोचिए कि ये कैसा संबंध है, दो तरफा संबंध है। अगर आप आईएएस नहीं होते तो उस आईएएस आपसे शादी नहीं करता, अगर वो आईएएस नहीं होता तो आप भी शादी नहीं करते उससे। दो तरफा संबंध है, और इस दो तरफे संबंध से क्या हुआ, आपने उनसे विवाह करके
उन्होंने आपसे विवाह करके आर्थिक और सामाजिक उच्चता को हासिल कर लिया। यही कह रहा है फ्रेडरिक्स। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत है तो पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस को मजबूत कर देगा। अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत है तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे गवर्नेंस को मजबूत कर देगा। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर मजबूत है, उसका प्रशासनिक विकास हुआ है, तो हमारा विकास का प्रशासन मजबूत कर देगा। विकास का प्रशासन क्या है? खेत तक नालियां पहुंचाओ, सिंचाई की सुविधा दो, बीज की सुविधा दो, बाजार की सुविधा दो, सही कीमत दो। खेत और खलिहान का गुड गवर्नेंस। 65% युवा, इस देश में इस समय 80 करोड़ युवा है जो 35 वर्ष तक का है। अगर इस देश में रोजगार के चांस बढ़ते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है और वो एक्सपोज करता है, विस्तार लेता है, तो इस देश के युवा को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से युवा भी इकोनॉमिक फैक्टर को मजबूत करेगा। जैसे अगर मैं पढ़ाता हूं और मैं करोड़ों रुपया मेरे पास फीस आए, तो लाखों रुपया टैक्स भी हम सरकार को देंगे। यानी कि हमारी आर्थिक मजबूती में सरकार की भी आर्थिक मजबूती है और सरकार की आर्थिक मजबूती में भी हमारी आर्थिक मजबूती नहीं। इसको बोलते हैं दो तरफा संबंध। तो गुड गवर्नेंस क्या है? दो तरफा संबंध। इसलिए गरीब समाज में एक गरीब दूसरे गरीब की कितनी मदद करेगा। अब आप देखिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखिए। कृष्ण त्रिलोकी हैं, द्वारिकाधीश हैं, और सुदामा तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। न जूता पहन पाते थे, शीश पगा न झगा तन में, शीश पे पगड़ी तक नहीं होती थी, और उपाय उपानह की नहीं सा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, शीश पगा न झगा तन में, यानी कि ऐसा समझ रहे हैं ना आप। और धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत है अपन नाम सुदामा। सुदामा का चित्रण करता है द्वारपाल कृष्ण से कि ऐसा एक आदमी है। फिर कृष्ण आते हैं। अगर सुदामा का मित्र कोई घनिष्ठ उन्हीं की तरह दरिद्र होता तो दो तरफा संवाद तो वहां भी होता। क्या? एक दूसरे की गरीबी के काम आता। वो गरीब रहता, उसकी मदद नहीं कर पाता, और वो गरीब उसको। दो तरफा संबंध यहां भी है कि गरीब लोग एक दूसरे की, या इतने गरीब हैं, दरिद्र हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते। और समाज में उच्चता है, आर्थिक उच्चता, राजनीतिक उच्चता, सामाजिक उच्चता, सांस्कृतिक उच्चता, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दो तरफा संवाद हो सकता है। और दो तरफा संवाद हमेशा देखे होंगे, एक को दूसरा बेटर, दूसरा पहले को बेटर करता है। ये भी एक गुड गवर्नेंस की फील्ड। उदारीकरण क्यों लाया गया? प्राइवेट लोग पैसा कमाएंगे, हम सरकार ने प्राइवेट लोगों की मदद की, प्राइवेट ने पैसा कमा के हमारी मदद की, टैक्स मिला। कंज्यूमर जो जहां हम विकास नहीं दे पा रहे थे, वहां प्राइवेट लोग पहुंच गए। ठीक हो गया। और जो वैश्विक वातावरण है, वहां हमारा लेवल, जैसे हम हथियार खरीदते हैं रशिया से, अमेरिका से, क्यों नहीं हथियार खरीदते हैं हमारी सोच से? वहां हम हथियार के मामले में दो तरफा संबंध नहीं रख सकते। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, जो गुड गवर्नेंस के नीचे जो टॉपिक है, अगर बेहतर है,
अमेरिका ने हमसे दवाई मांगा, भारत ने दे दिया। दो तरफा संवाद। आज भारत ने दवाई दिया है, कल अगर उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गया तो अमेरिका को वेंटिलेटर दे दिया। जहां जो मजबूत है वहां से लो उसकी तकनीक। लेकिन यही दवाई आप नेपाल को दे दीजिए, यही दवाई आप मालदीव को दे दीजिए, श्रीलंका को दे दीजिए, बांग्लादेश को दे दीजिए, पाकिस्तान को दे दीजिए, अफगानिस्तान को दे दीजिए। तो अगर वहां की इकोलॉजी, वहां का सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं है तो दो तरफा संवाद उतने नहीं करेंगे। जैसे कृष्ण ने सुदामा को तो दिया, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को क्या दिया? कृष्ण सुदामा को दे सकते थे, और सुदामा कृष्ण को क्या दे सकते थे? कृष्ण शायद अपेक्षा भी नहीं करते रहे, शायद कहती है क्या। अगर भारत ने मालदीव को कुछ दे दिया, नेपाल को कुछ दे दिया, 1000 करोड़ रुपया दे दिया, तो क्या उम्मीद करेगा कि हमको लौटाएगा? ले जाओ यार, अनुदान ले जाओ भाई, क्या समझे? लेकिन यही रसिया को पैसा दे दे भारत, तो उधार दे दे, तो उम्मीद करेगा ना कि रसिया भी हमको जरूरत पड़ने पे मदद करेगा हमारी। क्यों? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1990 के दौर पर परवान चढ़ती व्यवस्था थी, जिसने सुशासन को कह सकते हैं बहुत ही डेप्थ में प्रभावित किया। मैं आपको यहां बता दूं बच्चा कि 1960 और 70s के टाइम से जो आप देख रहे हैं निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसकी झलक मिलने लगी थी। लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण से सरकारें उस पर पूरी तरह बनी रही। 80 के टाइम तक तो 100% समझ में आते हुए भी ये बनी रही, और जब शासनकाल 90s की ओर बढ़ा तब लगा कि जो हमारा अधीक्षण है, जो हमारा नियंत्रण है, उसको कमजोर करना चाहिए। यानी कि स्टेट्स ने सोचा कि हमें मार्केट की तरफ पथगमन कर लेना चाहिए। और जब हमने 24 जुलाई 1991 उदारीकरण की पत्थर गाड़ा, तो मैं जैसे पहले बता चुका था कि मैंने अपनी अर्थव्यवस्था का बंद दरवाजा नहीं खोला था, बल्कि जिस दीवार में वो दरवाजा था पूरी दीवार हटा थी। ठीक है? और इस उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हम जो बेनिफिट लिए वो आप देख रहे हैं। लिखिए, लिखिए, लिखिए फटाफट। लोक प्रशासन, या लिखिए प्रशासन आरंभ से ही, शुरू से ही वैश्विक वातावरण से प्रभावित होता रहा है। प्रशासन, इसी में लिखवा रहे हैं, थोड़ा लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे तो आज तो ऐसा ही चला गया टाइम, तो थोड़ा एक क्वेश्चन बन जाएगा। प्रशासन प्रारंभ से ही वैश्विक वातावरण से प्रभावित होता रहा है, और जिस प्रकार का वातावरण मिला, सुशासन की संभावनाएं तुलनात्मक उसी रूप में होती रही, बनती रही, और जिस रूप में वातावरण मिला, गुड गवर्नेंस की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तुलनात्मक वैसे बनती रही। क्योंकि शासन वातावरण के साथ दो तरफा संबंध रखता है, क्योंकि शासन वातावरण के साथ दो तरफा संबंध रखता है। वातावरण बेहतर
तो शासन बेहतर, वातावरण बेहतर तो शासन बेहतर, और शासन बेहतर तो वह सुशासन की संज्ञा प्राप्त कर ले। शासन बेहतर तो वह सुशासन की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। सुशासन से, गुड गवर्नेंस से इंडिकेट किया जाने लगता है। लिखें, फ्रेडरिक्स के अनुसार, फ्रेडरिक्स, फ्रेड, FRED लिख दीजिए, रिक्स RIGS है, रिक्स नहीं है, रिक्स है, रिक्स। फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल एंड कल्चर वातावरण की पहचान की। कल्चर यानी सांस्कृतिक वातावरण की पहचान की। उसका मानना है कि, रिक्स का मानना है कि शासन इसी वातावरण के साथ दो तरफा संबंध रखता है। शासन इसी वातावरण के साथ दो तरफा संबंध रखता है। जब यही संबंध बार बार, जब यही संबंध बार बार, ठीक है ना, जन केंद्रित, लोक कल्याणकारी, पब्लिक फोकस्ड या पब्लिक ओरिएंटेड, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी और संवेदनशीलता की ओर झुका होता है तो सुशासन हो जाता है। की ओर झुका होता है तो सुशासन हो जाता है। क्लियर? अगर इस तरीके से चीज चल रही है तो वो सुशासन हो जाती है। लाइन बदल दीजिए, लिखिएगा 1990 के बाद, छोटा सा हेडिंग बना ली, उसी का सब हेडिंग है, 1990 के बाद एलपीजी की अवधारणा। अब उसको 60 में लिख दीजिए एलपीजी। अब समझ गए हैं आप लोग, एलपीजी ही मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एलपीजी की अवधारणा 1990 के दशक में बल लेने लगी, मतलब स्थापित होने लगी, बड़ी होने लगी, बलवती जिसको बोलते हैं। और इसने सुशासन को, इसने गुड गवर्नेंस को गहरे रूप से प्रभावित किया, बड़े डेप्थ में, गहरे रूप से प्रभावित किया। सरकार ने, लिख लीजिए, या शासन ने, ऐसा लिखिए, शासन ने अर्थव्यवस्था के ऊपर से, इकोनॉमिक जो फैक्टर से, इकोनॉमिक उसके ऊपर से नियंत्रण हटाकर निजी को सौंपा, नियंत्रण हटाकर निजी को सौंपा। स्टेट टू मार्केट, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, स्टेट टू मार्केट की ओर गमन किया, राज्य से बाजार, स्टेट टू
मार्केट की ओर गमन किया। यह दृष्टिकोण वर्ष 1989, यह दृष्टिकोण, यह व्यू साल 1989, वर्ष 1989 में विश्व बैंक की रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट से आया, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट से आया। इसका प्रभाव विश्व के पब्लिक इंटरप्राइजेस पर पड़ा, विश्व के पब्लिक लोक उपक्रमों पर। इंटरप्राइजेस का मतलब उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेस पर पड़ा, लोक उपक्रमों पर पड़ा, जिसके कारण दुनिया में, इंडिया ही नहीं था, ये तो रिपोर्ट सबके लिए थी ना, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, तो विश्व बैंक तो सबके लिए बोला। वैसे तो अभी लिख लीजिए, थोड़ा समझा देंगे। लिखिए, परिणाम स्वरूप विश्व में निजीकरण, जब मार्केट में चीज जाएगी तो निजी हो जाएगा, मार्केट के लोग उसको सॉल्व करने लगेंगे। निजीकरण व डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण तेजी से बढ़ा, विनिवेशीकरण तेजी से बढ़ा। स्पर्धा को देखते हुए, विराम लगा के आगे लिखिए, स्पर्धा को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, नवरत्न, मिनी रत्न सुने होंगे सब, महारत्न आदि को, वैसे ये इत्यादि वर्ड होना चाहिए, आदि हमेशा जिंदा के साथ लगता है, इत्यादि को, एक्सेट्रा को फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वित्तीय एवं प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय एंड मैनेजरियल स्वायत्तता प्रदान की गई, ऑटोनॉमस दे दिया गया, ऑटोनॉमी दे दी, मतलब स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, लाइन बदल दो चेला, बदलो लाइन। एलपीजी के कारण बाजार की भूमिका बढ़ गई। एलपीजी समझ रहे होंगे आप लोग, कहीं लिख लेना फुल फॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी के कारण बाजार की भूमिका बढ़ गई। केंद्र और राज्य के बीच सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वित्तीय संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी सुधारों की सिफारिश हुई, रिफॉर्म की सिफारिश हुई, जिसमें संघ को मिनिमम, जो इस सेंटर है ना, वो मिनिमम रहे थोड़ा, कहां, जैसे मिनिमम बाजार में हो गया, शासन में हो गया, वैसे स्टेट के मामले में भी संघ मिनिमम यानी न्यूनतम, और राज्य को अधिकतम की बात हुई, होने लगी। संघ मिनिमम एंड राज्य अधिकतम, जो संघ, जो शासन और स्टेट एंड मार्केट के साथ हुआ, वही यहां होने लगा। क्यों होने लगा जानते हैं बच्चा, क्यों होने लगा? इसलिए लिख लो तब, चलो, मिनिमम यानी कि केंद्र मिनिमम और स्टेट मैक्सिमम हो जाए सत्ता में। क्यों? क्योंकि संविधान में निहित
कॉन्स्टिट्यूशन में निहित, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों का कर्तव्य है और इसका संबंध सीधे लोक कल्याण और आर्थिक लोकतंत्र से है। इसका संबंध सीधे लोक कल्याण और आर्थिक लोकतंत्र से है। लोक कल्याण सुशासन में है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या हो गया? सुशासन। अगर नीति निर्देशक तत्व सुशासन है तो नीति निर्देशक तत्व में निहित कर्तव्य किसको दिए गए हैं? स्टेट को, राज्य को। और राज्य पर अगर स्वायत्तता, राज्य को थोड़ा मजबूत या नियंत्रण संघ का, शासन नियंत्रण संघ का कम नहीं होगा तो राज्य अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और लोक कल्याण अधूरा रहेगा और सुशासन की परिभाषा भी अधूरी रह जाएगी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इसको इस तरह से कोलैबोरेट किया गया। तो एलपीजी का इंपैक्ट केवल फ्रॉम स्टेट टू मार्केट नहीं, बल्कि फ्रॉम यूनियन टू स्टेट, राज्य। राज्य का मतलब बच्चा, हम जब फ्रॉम स्टेट टू मार्केट बोलते हैं ना, तो हम राज्य का मतलब सरकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ठीक। और जब हम कह रहे हैं फ्रॉम यूनियन टू स्टेट, तो हम यहां संघ राज्य संबंध की बात कर रहे हैं, यानी कि संघ से राज्य की ओर। अगर राज्य को ढीला नहीं करेंगे, दबाए रहेंगे, चपे रहेंगे, चढ़े रहेंगे, तो राज्य को तो नीति निर्देशक तत्व मिला हुआ है, वो कहां से पूरा करेगा अपने राज्य के निवासियों को? बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, आचार पाचा सब चीज लिखा है उसमें। जाइए ना 36 से क्या उनके बीच। तब ये जो वैकेंसी वगैरह सब पीसेस वगैरह के निकालते हैं, पता राज्य के पास पैसे नहीं इसलिए वैकेंसी नहीं निकालेगा। आप कई स्टेट्स को जाके देखिए, अभी झारखंड का रिजल्ट आया है, कितना रिजल्ट आया? 18 सालों में, 20 सालों में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, बच्चा चूंकि रिलेशन है, आप वहीं से निकले इसलिए मध्य प्रदेश, ऐसे में छत्तीसगढ़ भी बोल सकता हूं, ऐसे बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 20 सालों में 6 भर्ती हुई है। और यही जाके देख लीजिए, कमोबेश कम ज्यादा एकाध झारखंड में मिल जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में जो अभी वैकेंसी 21 अप्रैल को आई है, ये किसकी वैकेंसी मालूम? ये 2020 की वैकेंसी। और जो मेंस टला है 20 अप्रैल वाला, ये 2019 का मेंस था। यानी 20 सालों में 20 बार वैकेंसी, यहां 20 सालों में 6 बार वैकेंसी। तो सरकार क्या नीति निर्देशक तत्व में जो निहित पक्ष है उसकी पूर्ति कर रहा? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे तुम? हो सकता है तुम्हारे पास वित्तीय स्रोत सशक्त ना हो, मजबूत ना हो, लोगों को भर्ती कर देंगे, तनख्वाह देने का ना हो, और बिना भर्ती के कैसे काम कर रहे हैं, यहां भी खतरा है। इसका मतलब आप सेंसिबल भी नहीं है, पब्लिक फोकस्ड भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर की भर्ती ना करें, आप इंजीनियर की भर्ती ना करें, आप आईएएस पीएस भर्ती ना करें, ऐसे काम चलाते रहें, तो आप पब्लिक वेलफेयर की गवर्नमेंट कहलाएंगे क्या? ये गुड गवर्नेंस नहीं होता। गुड गवर्नेंस में आपको डिमांड जैसी है उस हिसाब से रिसोर्स लाकर उसको पूर्ति करिए। इसका मतलब है कि अगर आपने 6 बार वैकेंसी ले आए हैं और 20 सालों में आप 6-7 बार भर्ती करके ऐसे खाली पीली पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मैन पावर यहाँ कम जरूर हो, क्योंकि रिटायर्ड तो हर साल लोग होते हैं ना, तो भर्ती तो हर साल होनी चाहिए उतनी, तो होते नहीं है। जब होते नहीं है तो एक आदमी पे ज्यादा काम होगा, तो काम का दबाव होगा, काम का दबाव में काम नहीं हो रहे हैं। काम नहीं होना गुड गवर्नेंस नहीं है, काम होना गुड गवर्नेंस है, बार बार अच्छा काम होना गुड गवर्नेंस। इसलिए हमारे देश में कहीं गुड गवर्नेंस होगा, कहीं नहीं भी होगा। समझ रहे हैं ना? जानते सब हैं। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरे देश में है, कहीं लॉकडाउन का सही पालन हो रहा, कहीं नहीं सही पालन। जहां सही पालन नहीं हो रहा, चाहे वो सिस्टम की प्रॉब्लम हो, चाहे पब्लिक ही भेड़ की तरह परेशान हो, अपना आचक पचक करने में लगी हुई है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बट लॉकडाउन अगर पूरा
नहीं हो रहा है, तो ये गवर्नेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। आप समझ गए कि नहीं? जैसे वो है अमेरिका वाला ट्रंप, 50,000 55,000 लोग मर गए, 8-9 लाख 10 लाख के आसपास उसके संक्रमित हैं। अब उसकी गवर्नेंस पे तो क्वेश्चन है, ये तो गुड गवर्नेंस होता नहीं। आपका स्ट्रक्चर गुड गवर्नेंस के लायक है, आपका प्रोसेस गुड गवर्नेंस के लायक है, बट आपका बिहेवियर गुड गवर्नेंस के लायक नहीं है। इसलिए कहा जाता है 3 चीज, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कहते हैं ना रास्तों की दिलकसी अपनी जगह, चलने वालों की भी। चलने वाले का बिहेवियर सही नहीं है तो रास्ते कितने भी सुंदर हो, अच्छा गवर्नेंस नहीं कहा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त, गुड गवर्नेंस, बट प्रोसेस दुरुस्त दुरुस्त, गुड गवर्नेंस, बट बिहेवियर अगर दुरुस्त नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं होगा। ये तीनों में भारी पड़ जाए, क्या करेंगे? क्या करेंगे उस चीज को? जैसे हमको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है और मेरे घर के सामने 15 हवाई जहाज खड़ा कर, अगर हम हवाई जहाज उड़ाने का बिहेवियर करते हैं तभी गुड गवर्नेंस होगा, तभी तो पब्लिक को ले जाएंगे। हवाई जहाज खरीदने से गुड गवर्नेंस नहीं होता। हवाई जहाज के साथ प्रोसेस एंड बिहेवियर भी शामिल है। तो जैसे उदारीकरण और निजीकरण आया तो उसको आपने क्या किया? प्रोसेस किया, फिर उस पर बिहेवियर हुआ, तब पता चला कि ये एक अच्छा गवर्नेंस का फील कराता। लाइन बदल दीजिए, लिखिए, एलपीजी के कारण विदेशी संबंध मजबूत हो गए या महत्वपूर्ण हो गए? विदेशी संबंध महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते क्या हुए? मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेडिंग के ट्रीटी होने लगी, फ्री ट्रेड ट्रीटी, द्विपक्षीय समझौते, बहुपक्षीय समझौते, इन सभी ने देश में स्थान ले लिया। आप G20 की बैठक में जाते हैं, सभी देशों से आपको द्विपक्षीय संबंध है। किसी और मामले में ब्रिक्स रुक्स मिला दीजिए तो वहां बहुपक्षी मिल जाएंगे, और G20 तो है ही बहुपक्षी, द्विपक्षी भी है बहुपक्षी भी। संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाइए ना तो सब पक्षी हैं, सारे सदस्य हैं उसके। लाइन बदल दीजिए, राज्य के आर्थिक क्षेत्र से हटने, राज्य का मतलब सरकार है यहां, स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब स्टेट ही है, स्टेट वही 12 वाला स्टेट, आर्टिकल 12 जो संविधान में है। राज्य के आर्थिक क्षेत्र से हटने व निजी और विदेशी क्षेत्र से हटने के कारण राज्य के आर्थिक क्षेत्र से हटने व निजी व विदेशी क्षेत्र से हटने, जैसे पैसा वैसा जो निवेश वगैरह, ये कंपनी लगा सकते हैं, बाहर अंदर निवेश लेना देना, राज्य की विनियामकीय भूमिका बढ़ गई। विनियामकी को बोलते हैं रेगुलेटरी, लिख लो, रेगुलेटरी रोल बढ़ गया। क्या हुआ? हुआ ये कि जब आप चीजों को देते हैं किसी को तो रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, उस पर नियंत्रण बढ़ जाता है आपका। हम अगर बैंक जाते हैं तो हमने बैंक चले गए तो हम किसी पर निगरानी रखेंगे? जब हम ही बैंक जाएंगे, हम ही पैसा निकालेंगे जमा करेंगे तो किस पे निगरानी रखेंगे? लेकिन अगर आपको हमने कहा कि जरा बेटा ये बैंक जाओ, ये पैसा जमा करके आओ, तो मैं 10-15 मिनट बाद पता करूंगी तुम कहां गए, तो हमारी रेगुलेटरी भूमिका बढ़ जाएगी। यानी आपको काम दिया तो रेगुलेटरी भूमिका हमारी बढ़ जाएगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि जो रेगुलेट हो रहा है, जो प्रोसेस है वो रेगुलेटरी, उसको रेगुलेट करने के लिए लाया कि नाली में कचरा उचरा फंसा, इसको साफ करो भाई, रेगुलेट हो, ये पानी उन्हें निकले ठीक से, करप्शन रुके, जो प्रॉब्लम है, कार्य नहीं हो रहे हैं, कंपनी कहां अटक रही है, क्यों नुकसान हो रही है। कहते हैं कि उस समय सिविल सर्वेंट जो ना आए थे सुई की तरह और चले गए थे हल के मुट्ठे की तरह, खाया खूब कंपनी का पैसा। फिर वो करप्शन के लिए रेगुलेट, करप्शन की वजह से रुका हुआ था, फिर उसको किया गया। फिर वो बोला गया ना कि साहब अगर मान लो इसमें अपराधी पाया गया तो सजा कहां से देंगे, तो कलकत्ता में बनाया था सुप्रीम कोर्ट, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही तो आया था न्यायालय।
ठीक है ना, वो सब संविधान के जब निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ते हैं तो सबके आपका जिक्र करते हैं, आप पढ़ते हैं इसको। अब आता है कि नियमकारी भूमिका में वृद्धि हो गई, इसी का परिणाम सेबी, ट्राई, सेबी सुने हैं कि नहीं? जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है, अगर उसके पैसे का कोई कंपनी लोचा करेगा ना, तो सेबी आ जाती है। जैसे आपने देखे होंगे सहारा श्री, जो इन्वेस्टर का पैसा यहां वहां किए, तो सेबी ने मुकदमा लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सेबी इन्वेस्टर का हित चाहती है। सेबी, ट्राई, ट्राई सुने हैं कि नहीं? 1997 में ट्राई आया, जब बीएसएनएल ये सब कंपनियां आप दे देंगे ना, कंपनी नहीं दे देंगे, तो जब आप कंपनी दे देंगे, एयरटेल दे देंगे, आइडिया दे देंगे, जब बीएसएनएल था तो जैसे बोला ना, जब मैं ही बैंक गया तो क्या नियंत्रण, लेकिन जब बाकियों को दूरसंचार में ला देंगे तो फिर रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाना होगा ना, तो ट्राई और ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटरी बॉडी हो गई। ये रेगुलेट अगर बेटर करेंगे तो गुड गवर्नेंस, अगर रेगुलेट बेटर नहीं तो गुड गवर्नेंस नहीं। अगर रेगुलेट बेटर तो एलपीजी का फायदा, अगर रेगुलेट नहीं हुआ तो एलपीजी का फायदा नहीं, एलपीजी का फायदा नहीं तो गवर्नेंस हो सकता है बट गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, आदि का गठन हुआ, इस प्रकार सेबी ट्राई आदि का गठन हुआ। इतनी बात समझ गए हैं, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट कर पाऊंगा कल, क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। और ये तो बेटा वही है आज तक है कि ब्रेक के बाद मतलब टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि इसको चलाते रहेंगे, कि जैसे टाइम होगा वैसे इसको हम लोग क्लोज। अभी थोड़ा हम पॉलिटी में चर्चा करना चाह रहे हैं, 15 मिनट करूंगा। आज मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में आप लोग रखे रहिएगा, कल लेंगे और कल 10 बजे से जुड़ेंगे, तो क्वेश्चन कल लेंगे। लेते ही रहते हैं क्वेश्चन, इतना बढ़िया समझा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो कर लेंगे। मैं 15 मिनट थोड़ा सा आपको